नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे आप एक विशाल इमारत, चमचमाती हुई बिल्डिंग देख रहे होंगे। यह गुवाहाटी का होटल रेडिसन है, रेडिसन ब्लू। लेकिन क्या आपको पता है कि 196 कमरों वाले इस रेडिसन ब्लू होटल में अब एक भी कमरा खाली नहीं है। होटल वालों ने 30 जून तक के लिए देयर आर नो अवेलेबल रूम्स फॉर दीज डेट्स का नोटिस लगा दिया है। असम की राजधानी गुवाहाटी का यह वही रेडिसन ब्लू होटल है जहां शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे अपने कुनबे के साथ 6 दिनों से कैंप कर रहे हैं। इस 5 सितारा होटल में ऐशो आराम के तमाम सुविधाओं के साथ बागी गुट के करीब करीब 50 विधायक ठहरे हैं। कहा जा रहा है इस होटल के 70 से 80 कमरे बागियों के लिए बुक हैं। लेकिन अब यह जानकारी आ रही है कि इतने बड़े होटल के सारे कमरे 30 जून तक अगर बुक हैं तो इसका मतलब क्या है, इसी को समझने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी समझिए। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इस 5 सितारा होटल में मेहमान नवाजी पर हर रोज कितना खर्च हो रहा होगा। इसका भुगतान का अनुमान लगाने के लिए मैंने होटल की रेट लिस्ट से समझने की कुछ कोशिश की है। आपको भी समझाता हूं। उससे पहले जान लीजिए कि होटल ने बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए रेस्तरां, बैंक्वेट और अन्य सुविधाएं भी बंद कर दी है। गुवाहाटी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस घटनाक्रम के बारे में कहा एक वेबसाइट को कि परिसर में किसी भी नए मेहमान को आने नहीं दिया जा रहा है। अधिकारी ने कहा केवल एयरलाइंस के कर्मचारियों को आने दिया जा रहा है क्योंकि होटल के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब 196 कमरों का यह होटल 30 जून तक किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। वो होटल जिसमें एक रूम की बुकिंग के लिए जून महीने में कम से कम 6 से 7 हजार में कमरा मिल रहा था। मैं वेबसाइट पर 5-6 दिन पहले भी तलाश रहा था। लेकिन अब जब मैंने आज सुबह सर्च करना शुरू किया कि इस होटल का रेट क्या है, और इसलिए कि ये तो पता चले कि ये जो बागी वहां बैठे हिंदुत्व के पैरोकार बनकर बड़ी डील करके वो हर रोज कितने के खर्चे पर कितने लाख उन पर खर्च हो रहे हैं और ये खर्चा कौन कर रहा है, ये समझने की कोशिश करते हुए तो मैंने होटल की वेबसाइट पर चेक किया कि होटल का रेट क्या है। तो मैंने अभी 30 जून तक तो उपलब्ध नहीं है, यही नोटिस है, सारा बुक है। कितने कमरों में ये बागी हैं और कितने में इनके जो बाकी फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड या सेवा करने वाले सेवक हैं या व्हीलर डीलर हैं ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल सारे रूम बुक है। अब मैंने जब वेबसाइट पर चेक करना शुरू किया कि इस होटल का रेट क्या है, तो देखिए जो मुझे दिलचस्प जानकारी मिली वो आपको बताता हूं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि हर रोज कितना खर्चा हो रहा है। 1 तारीख से अगर मैं ट्राई कर रहा था, चूंकि 30 जून तक कहा कि उपलब्ध नहीं है, बागियों को रहना है, तो 1 जुलाई का मैंने चेक किया तो 1 जुलाई की रेट लिस्ट है, स्क्रीन पर लगा रहा हूं। 9 अलग अलग वेबसाइट के थ्रू बुकिंग होती है। 9400, 9037, 9440, 9440 अलग अलग वेबसाइट की ये रेट लिस्ट है जो 1 जुलाई से 1 जुलाई तक ये रहेंगे नहीं रहेंगे अभी तय होना है। लेकिन ये जो 6 से 7 हजार रेट लिस्ट जून में दिख रही थी वेबसाइट पर, उसमें ब्रेकफास्ट था, लंच और डिनर नहीं था। तो 5 स्टार होटल में लंच और डिनर का भी कुछ खर्च होता है। एक आदमी के लंच और डिनर पर कम से कम 2,500 से 3,000 रुपए अगर दोनों वक्त लंच, डिनर और शाम का स्नैक्स ले तो। लेकिन ये जो विधायक इतने गए हैं, जो ऐश मौज कर रहे हैं, जिनके तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं, सिर्फ खाते ही तो नहीं होंगे, कुछ पीते भी तो होंगे। और जब पीते होंगे तो उसके खर्चे अलग होते हैं। होटल में हजार रुपए का एक पैक मिलता है। मैं नहीं कह रहा हूं कौन पीते हैं कौन नहीं पीते, लेकिन एक वीडियो अभी आ गया था, उससे लग रहा था कि बहुत सारे लोग शौकीन हो सकते हैं। पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर आगे कि ये खर्चा कौन कर रहा है, किसकी जेब से जा रहा है। हर रोज इस होटल पर अगर 70, 80, 90 कमरे बुक हैं, जिसका खर्च हर रोज 10 लाख, 12 लाख हो सकता है, 14, 15 लाख भी हो सकता है, तो ये कौन कर रहा है। एक तस्वीर आई थी अभी 2 दिन पहले ट्विटर पर वायरल हुई। कब की तस्वीर है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तस्वीर और ये अंदाज बहुत कुछ कहता है। चेहरे को आप पहचानते होंगे, एकनाथ शिंदे। देखिए गौर से और कुछ आवाजों को सुनिए, इनसे सवाल जवाब और इनकी भाव भंगिमा सुनिए। बोलण्यापासून काय कारण आहे साहेब? शिंदे साहेब, तुम्हाला बोलण्यापासून अडवलं जातंय।
साहेब तुम्ही बोलताय शिंदे साहेब तुम्ही बोलताय शिंदे साहेब तुमची नाराजी कोणाविरोधात आहे? कोणाविरोधात नाराजी आहे? बोला बोला शिंदे साहेब. सर तुमची नेमकी तो ये कुछ सेकंड का वीडियो परसों शाम को वायरल हुआ. मैं फिर कहूंगा मुझे नहीं पता कहां का है, लेकिन इस वीडियो में कुछ दिख रहा है. वो किसी का लक्षण हो सकता है, हालांकि व्यक्तिगत मामला है. कौन शाम को क्या करता है, देर रात को क्या पीता है, कितना पीता है, नहीं पीता है, वो उसके निजी आचरण का मुद्दा. मैं तो सिर्फ खर्चे का हिसाब लगा रहा हूं कि अगर वहां इतने 50 विधायक हैं, विधायकों के सेवादार भी होंगे, उनके तरह तरह के सेवक होते हैं, तरह तरह की सुविधा मुहैया करने वाले इंतजाम बहादुर भी होते हैं, तभी तो होटल के सारे कमरे बुक हो गए. और अगर बुक हैं, जितने भी इनके बुक हैं, कुछ लोग कह रहे 70 बुक हैं, कुछ लोग कह रहे 80 बुक हैं, कुछ कह रहे 90 बुक हैं, कुछ कह रहे इन्होंने आगे के इंतजाम के लिए 100 बुक कर लिए, मैं नहीं जानता. लेकिन जितने भी बुक हैं, उन कमरों पर प्रतिदिन 12 से 15 हजार से कम खर्च नहीं हो रहे होंगे. वो इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि होटल का जो बैंक्वेट हॉल है, जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, वो भी बुक है. उसी हॉल में हर रोज ये बागी जमा होते हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी होती है. फिर से तस्वीर मेरे स्क्रीन के पीछे आपको दिख रहा होगा. हर रोज की एक तस्वीर आती है, वीडियो आता है. सब कुर्सियों पर बैठते हैं, कभी मीटिंग करते हैं, कभी एकनाथ शिंदे उन्हें संबोधन करते हैं, ये बताने के लिए कि महाशक्ति उनके पीछे है. महाशक्ति मतलब बीजेपी, और बीजेपी उन्हें कहा हर तरह की मदद करेंगे, ये बताने के लिए भी कभी मीटिंग करते हैं. कभी अपने पक्ष में नारे लगवाने के लिए मीटिंग करते हैं. कभी बर्थडे किसी का अगर आ जाता है वहां, जैसे कल एक निर्दलीय विधायक का बर्थडे था, तो बर्थडे पार्टी भी वहीं करते हैं, केक खिलाने का समारोह भी उसी हॉल में करते हैं. मतलब ये बैंकेट हॉल भी उनके डिस्पोजल पर है. बैंकेट हॉल की भी एक कीमत होती है, हर रोज का उसका बिल होता है, कॉन्फ्रेंस हॉल का भी बिल होता है. और ये सब कुछ अगर बुक है, आज छठा दिन है, अगले 3 दिन और 28, 29, 30, तो हर रोज के हिसाब से इसके खर्चे अगर जोड़ेंगे, मैं इसको 70 कमरे ही मान लेता हूं जैसे बहुत सारी वेबसाइट पर है, तो भी 12 लाख प्रतिदिन का खर्चा होगा. कम से कम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा होना चाहिए. और अगर उससे ज्यादा कमरे हैं तो 15 से 17 लाख भी हो सकता है. अब सवाल उठता है, ये खर्चे, ये पेमेंट कौन कर रहा है, किसकी जेब से जा रहा है, कौन इतना अरबपति है जो पैसा दे रहा है, कैश में कितना जा रहा है, चेक में कितना जा रहा है, पता नहीं. होटल वाले आमतौर पर बुकिंग ऑनलाइन लेते हैं. मैंने समझने की कोशिश की कि बल्क बुकिंग कितना हो सकता है कमरे का, तो मैंने अलग अलग वेबसाइट पर लॉगिन किया, तो आया कि 9 से ज्यादा कमरे आप ऑनलाइन नहीं बुक कर सकते, उसके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा. तो किसी ने कांटेक्ट किया होगा. ये आपको पता ही होगा कि जिस दिन ये बागी विधायक सुबह 6:30 बजे सूरत से आधी रात को चार्टर्ड प्लेन से चलकर वहां पहुंचे थे, कई प्लेन से, उस सुबह इनके पहुंचने से पहले उसी रेडिसन ब्लू का मुआयना करके वहां से असम के मुख्यमंत्री बाहर निकले थे, हेमंत बिस्वा शर्मा काफिले के साथ बाहर निकले. उनके निकलने के कुछ मिनट के बाद बागियों का दस्ता उसी होटल में दाखिल हुआ. तो कुछ तो बात हुई होगी, कुछ तो इंतजाम देखने गए थे, और वो इंतजाम, उसका खर्च, वो कौन उठा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है. और ये सवाल पूछा नहीं जा रहा है, कहीं कोई चैनल, कोई मीडिया नहीं पूछ रहा है. हैरानी तो ये हो रही है कि बागी विधायकों के नेता एक दीपक केसरकर हैं, हर रोज अलग अलग चैनलों पर लाइव, चाहे फोन के थ्रू, चाहे लाइव लिंक के थ्रू जुड़ते हैं. बागियों की जो मांग है, या कैसे वो सरकार चलाने के पक्ष में नहीं है, तमाम बातें करते हैं. मैंने अभी तक किसी चैनल के किसी एंकर को ये पूछते हुए नहीं देखा कि सर ये बताएं, आपने जो 70 कमरे बुक कर रखे हैं और दर्जनों चार्टर्ड प्लेन से जो विधायक जा रहे हैं, एक एक विधायक के लिए एक एक चार्टर्ड प्लेन गया. कल भी मैंने एक तस्वीर आपको दिखाई कि एक मंत्री उदय सामंत, वो अकेले अपने 2-3 उनके जो भी साथी होंगे उनके साथ प्राइवेट प्लेन से सूरत से गुवाहाटी गए. कल ही वो शामिल हुए इस गुट में. उनकी तस्वीर ये जहाज की है, प्राइवेट प्लेन की, स्क्रीन पर जो कल भी दिखाया मैंने. उदय सामंत, उच्च शिक्षा मंत्री, उनके साथ 2-3 लोग और, ये जहाज से जाते हुए प्राइवेट प्लेन से सूरत से, मुंबई से सूरत गए. मुंबई से क्यों नहीं उड़ते हैं? क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पर शिव सैनिकों के कई संगठन हैं, तो इसलिए बचना चाहते हैं कि पता भी नहीं चले
और कोई मुश्किल और मुसीबत भी ना हो, बाय रोड किसी भी तरह से सूरत पहुंचे, सूरत में प्राइवेट प्लेन एयरपोर्ट पर इंजन स्टार्ट, सवार हुए, गुवाहाटी लैंड किए। वैसे ही कल लैंड किए, दोपहर में पहुंचे, विस्तार से मैंने एक वीडियो में बताया है, और शाम होते होते देर शाम इनकी तस्वीर आ गई एकनाथ शिंदे को गलबहियां करते हुए। तो डिपार्चर और अराइवल की तस्वीर भी ये लोग खुद तैयार करते हैं, खुद पिक्चर खींचते हैं, खुद जारी करते हैं, लेकिन हिसाब तो आए कहीं से कि ये खर्चा कौन कर रहा है। इसके लिए मैंने जरा एकनाथ शिंदे साहब का ट्रैक रिकॉर्ड समझने की कोशिश की। हालांकि वहां कई ऐसे बागी विधायक हैं जो अरबपति हैं, जिसमें एक प्रताप सरनायक है, जिनका जो डिक्लेयर किया गया एसेट है वो कहा जा रहा है 125 करोड़ का, 124 करोड़ का, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। जो डिक्लेयर 125 करोड़ करे वो 1,1000 करोड़ या कुछ भी हो सकता है। उनके पीछे ईडी लगी है, उनके एसेट सीज हुए हैं, ईडी उनकी गिरफ्तारी कर लेती। इस चक्कर में उस कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके थे, उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिख चुके थे कि हुजूर आप शामिल हो जाइए मोदी जी के साथ और बचाइए हम सबको। पिछले साल तो प्रताप सरनायक हैं वहां, यामिनी जाधव हैं वहां, कहा जा रहा है उनके पति बहुत मालदार असामी है, शिवसेना के ऊंचे ओहदों पर रहे, स्थायी कमेटी जो है, समिति है, उसके मुखिया रहे, उनके पीछे भी ईडी है, वो भी वहां है। ऐसे कई लोग वहां हैं। तो मालदार विधायकों की जमात भी वहां है। लेकिन क्या अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं सब, या पीछे से कहीं से आ रहा है? क्या अपनी जेब से खर्च करके बगावत कर रहे हैं? शक है। बल्क बुकिंग हुई है, कौन कर रहा है? यह हिसाब तो जानना चाहिए देश को या नहीं जानना चाहिए? यह सवाल पूछना चाहिए मीडिया को या नहीं पूछना चाहिए? मैंने एकनाथ शिंदे का जरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा कि शिंदे साहब का बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया कि एकनाथ शिंदे बचपन में पढ़ाई लिखाई के लिए ठाणे पहुंचे और 18-19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि ऑटो रिक्शा चलाते थे, ऑटो रिक्शा। और उनकी मुलाकात उस वक्त के शिवसेना के नेता जो ठाणे में जिनका बोलबाला था, आनंद दिघे से हुई। और उसके बाद उनकी मुलाकात और उनके रिश्ते इतने अच्छे हुए कि उसके बाद उनका शिवसेना में, सियासत में उनका पैर जमना शुरू हुआ। पहले वो नगर निगम का चुनाव लड़े और उसके बाद जब उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे के करीब जाने का किसी ढंग से मौका मिला, उसके बाद लगातार 4 बार 2004 से लेकर 2019 तक ठाणे से विधायक बने। इस बीच दिघे साहब की मौत भी हो गई। हालांकि उनकी मौत रहस्यमय हुई, उसको लेकर अलग सवाल है। लेकिन उसके बाद ठाणे के में एक छत्र राज्य हो गया, किनका? एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे ने जो अपना डिक्लेयर किया है एसेट, जो अपना विधानसभा चुनाव के लिए जो हलफनामा दिया है, जिसमें उनके एसेट की जानकारी, वो इसलिए बता रहा हूं ताकि ये पता तो चले कि क्या एकनाथ शिंदे 1000-2000 करोड़ के आदमी है कि 25-50 करोड़ चार्टेड प्लेन और होटल में वो फूंक रहे हैं। और कोई क्यों फूकेगा? अपना घर क्यों फूकेगा? अपनी कमाई क्यों फूकेगा? तो कोई तो फूक रहा है, वो फूक कौन? तो जब मैंने थोड़ी समझने की कोशिश की तो पता चला शिंदे साहब ने 2019 का जो चुनावी हलफनामा दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि 18 आपराधिक मामले उनके खिलाफ है, 11 करोड़ 56 लाख से ज्यादा की संपत्ति है, जिसमें 2 करोड़ 10 लाख की चल संपत्ति है, 9 करोड़ 45 लाख की अचल संपत्ति है। ये शिंदे साहब ने ऑन रिकॉर्ड का है, जो व्हाइट में है। ब्लैक के बारे में नेताओं का पता नहीं चलता। और शिंदे साहब 5 साल देवेंद्र फडणवीस की सरकार में भी मलाईदार महकमे के मंत्री थे, अभी भी 2.5 साल से मंत्री ही थे। और कहा जा रहा शिंदे साहब ने ही पूरा ये ऑपरेट किया है। बीच में किसी विधायक का मैं कहीं बयान देख रहा था कि लोग तरह तरह की अफवाहें, गलत जानकारियां फैला रहे हैं, हमारा खर्चा तो शिंदे साहब उठा रहे हैं। तो अगर शिंदे साहब उठा रहे हैं तो एक और सवाल है कि भाई उनकी अचल संपत्ति 9 करोड़ 45 लाख की ऑन रिकॉर्ड, चल संपत्ति 2 करोड़ 10 लाख की, तो कोई संपत्ति तो बेची नहीं होगी, कोई एफडी भी नहीं तोड़ा होगा शिंदे साहब ने, कहीं अपने बैंक से भी निकासी नहीं की होगी। और अगर की है कि 2 करोड़ 3 करोड़ जो है नहीं, दिख नहीं रहा, तो ये कहां से है? ये एक सवाल है जो सवाल पूछा जाना चाहिए। और गुवाहाटी के इस होटल में इतने लोग ठहरे हुए हैं कि बाहर पुलिस का पहरा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, असम सरकार के मुकम्मल इंतजाम है, और बीजेपी कह रही है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आधी रात की मुलाकातें हैं, प्राइवेट प्लेन से एकनाथ शिंदे का मुंबई होते हुए बड़ोदरा पहुंचना है, देवेंद्र फडणवीस का मुंबई से रात
10 बजे उड़कर 9:30 बजे उड़कर इंदौर होते हुए बड़ोदरा पहुंचना है। वहां अमित शाह की मौजूदगी है, इनकी मीटिंग्स है, आगे भविष्य की योजनाएं हैं और इन सब के बीच हर रोज लाखों के खर्चे हैं। सवाल तो यहां है, ये कौन कर रहा है? इसका जवाब ना कोई पूछ सकता है, ना कोई पूछेगा और मिलने की बात तो भूल जाइए। अब बात आती है कि यहां से आगे क्या। अब जैसे ये भी मैं देख रहा हूं, आज न्यूज़ 18 की खबर है, आज या कल की जबकि भी है, कि होटल के बाहर असम पुलिस की कमांडो इकाई के दर्जनों जवान होटल के बाहर पहरा दे रहे हैं। अर्ध सैन्य बलों और रिजर्व बटालियनों की तैनाती है। रेडिसन ब्लू किले में तब्दील हो गया है। मीडिया भी वहां नहीं पहुंच सकता है, किला बना दिया गया, किलेबंदी। ये जो पीछे होटल है किला है, क्योंकि यहां सारे बागी ठहरे हैं, उनके ऐशो आराम सुख सुविधा के मुकम्मल इंतजाम है। मौज मस्ती है उसी असम में जहां मौतें हो रही है 100 से ज़्यादा। बाढ़ से असम परेशान है, 30 जिलों में तबाही है। यहां मौज है, मस्ती है, शानदार इंतजाम है, पुलिस के पहरे हैं, कोई घुस न पाए। निकले वही जिसका निकलना शिंदे साहब सुनिश्चित करें, दाखिल वही हो जिसका दाखिल होना असम सरकार सुनिश्चित करे। ये इस होटल की कहानी है। अब होटल में हुआ क्या कि जब ये 3 दिन पहले खबर आई कि वहां हेमंत विश्व शर्मा जो मुख्यमंत्री है वो गए थे, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि बागी यहां ठहरे हुए हैं, मुझे पता ही नहीं है कि यहां शिवसेना के लोग ठहरे हुए हैं। लेकिन जब ये सवाल बार बार उठे, कुछ लोगों ने जिक्र किया, कुछ पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा कोई भी ठहर सकता है, होटल है। मैं होटल की बुकिंग थोड़ी कहूंगा कि मत लो, कहीं का भी आदमी आकर ठहर सकता है। मैं तो कहूंगा उद्धव ठाकरे भी आकर ठहरे, पूरे देश के कोई भी विधायक आकर ठहरे। तो संजय राउत जो उद्धव ठाकरे के करीबी और राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने सुना है कि कल रात एक मेल किया, कल किसी समय होटल में, कि 20 कमरे उन्हें भी चाहिए और बुकिंग के लिए मेल किया है। पता नहीं उन्होंने सीसी मार्क किया कि नहीं चीफ मिनिस्टर को, लेकिन बुकिंग के लिए मेल किया है। लेकिन उस होटल में बुकिंग कहाँ मिलेगी जहाँ सारे कमरे बुक हैं 30 जून तक। खर्चे, प्राइवेट जेट, हर रोज एक एक विधायक को। यह खर्चा करोड़ों का है सरकार गिरने से पहले, और सरकार अगर गिर गई तो डील अरबों की होगी, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे खुद शामिल हैं। आज सामना अखबार में भी लिखा गया है और उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है कि 50-50 करोड़ की डील की जा रही है। एक खबर है जिसमें उद्धव ठाकरे को कोट किया है, मैं खबर वो बताता हूं आपको, जिसमें ये 50-50 करोड़ रुपयों में बेचे गए बिग बुल है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बागी विधायकों पर तंज, और ये सामना ने लिखा है कि कैसे उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा देने से लेकर सारे इंतजाम किए गए और केंद्र सरकार की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि कल अर्धसैनिक बलों की तैनाती बागी विधायकों के घरों पर हुई है, मुंबई में, महाराष्ट्र में। और साथ में खबर यह भी है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ तैयार रखें, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। भगत सिंह कोश्यारी कौन है? वही जिन्होंने सूर्योदय से पहले देवेंद्र फडणवीस को अजित पवार के साथ शपथ दिला दी थी, और इतनी फजीहत हुई कि देवेंद्र फडणवीस को भी बाहर जाना पड़ा, अजित पवार को भी बाहर जाना पड़ा। चाचा भतीजे के बीच तनातनी के बाद महीनों बाद स्थितियां समान हुई। तो भगत सिंह कोश्यारी जब ये कर चुके हैं, सूर्योदय से पहले शपथ दिला चुके हैं, तो अगर उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बल तैनात रखो, तो समझिए केंद्रीय एजेंसियों की मौजूदगी तो पहले से है, केंद्र सरकार की मौजूदगी भी या एंट्री भी पूरे मामले में हो चुकी है। अगले 2 या 3 दिन अहम है। ये एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने, केंद्रीय मंत्री ने कहा है किसी सभा में कि 2 या 3 दिन ही हम विपक्ष में, 2-3 दिन में जो करना है कर लें। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, लेकिन इन सब के बीच शिव सैनिकों का आक्रोश है, उद्धव ठाकरे की चेतावनी है, आदित्य ठाकरे की वो चेतावनी है कि हम शरीफ हो गए तो बाकी लोग बदमाश हो गए। संजय राउत तो तमाम बातें कह ही रहे हैं कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आओगे तो चौपाटी में। यह धमकी चेतावनी की मैंने पहले भी आलोचना की थी, फिर आलोचना करता हूं कि जिस पार्टी की सरकार हो उसे ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस सूबे में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना भी उस पार्टी और उस सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन यह सवाल यहीं तक नहीं है, सवाल उसके बाद भी है कि बाकी जो हो रहा है उस पर कोई सवाल है क्या?
आज जैसे सेना के का जो अखबार है सामना मुखपत्र, उसमें लिखा है गुवाहाटी में बनी चड्ढी बनियान टोली, संजय राउत ने उड़ाई बागियों की खिल्ली। और उसमें उन्होंने कहा दगाबाजी करने वाले गुलाबराव पाटिल, संदीपन भुमरे और प्रकाश सुर्वे पर संजय राउत ने निशाना साधा। गुलाबराव पान टपरी वाला था, ऐसा भाषण करता था जैसे शिवसेना में एक ही बाघ बचा है, वह भी दुम दबाकर भाग गया, पुनः पान पटरी पर बैठाएंगे। ऐसे तमाम बातें। प्रकाश सुर्वे सड़कों पर सब्जी बेचता था, शिवसेना की वजह से विधायक बना, उसे पुनः सब्जी बेचने पर लगाएंगे सब। हालांकि ये भी है कि शिवसेना में जो रहे उन्होंने 25-30 सालों में अरबों का साम्राज्य खड़ा किया। ये कैसे किया, ये भी एक सवाल है। और तभी आज 1 दर्जन विधायकों के पीछे ईडी है। लेकिन अगर 1 दर्जन विधायकों के पीछे ईडी है, संजय राउत कह रहे हैं 18 के पीछे ईडी है, 2 तो मंत्री इस सरकार के गिरफ्तार हैं, सलाखों के पीछे, अनिल परब की पूछताछ हो रही है, संजय राउत की खुद पूछताछ हो रही है। सवाल उठता अगर उन सब के पीछे ईडी है तो उन सब को लाकर या उन सब को बगावत की राह पर ले जाकर या उन सब से डील करके सरकार को गिराना, ये कौन सी नैतिकता है? अगर उनके पीछे ईडी है तो ईडी तो गुवाहाटी में भी जाकर दबोच लेना चाहिए। और ईडी पर आरोप ये कि ईडी के दबाव में ही ये भाग रहे हैं, या ये ऑपरेशन सिर्फ बीजेपी का ऑपरेशन लोटस नहीं है, ये ईडी का भी ऑपरेशन लोटस है। इन सवालों का जवाब ना तो मिलेगा ना कोई पूछेगा। इंतजार है कि अब ये जो कानूनी लड़ाई होगी उसमें क्या कुछ निकलता है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में अपडेट के साथ। नमस्कार।